हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम यानी क्लास 12 केमिस्ट्री का एग्जाम 25 फरवरी को होना तय है। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जान चुके होंगे और इसी 25 फरवरी को हम लोगों ने टारगेट बना लिया है कि भैया 25 फरवरी तक हमें अपने इस सब्जेक्ट की इतनी बेहतर तैयारी करनी है बच्चा क्या कि जब तक हमारे 95+ % हमें एश्योर नहीं हो जाते तब तक हम लोग हार मानने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है ना बच्चा। तो ये बात आप समझ लेंगे। तो हम लोग बेटा अब अध्याय नंबर 4 को आज खत्म करने वाले हैं। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज हम लोग बातचीत करने वाले इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 के बारे में। ठीक है ना बेटा, चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और आज हम लोग बातचीत करेंगे बेटा एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में। डी ब्लॉक के तत्व को हम लोगों ने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है। आज बातचीत करेंगे बेटा एफ ब्लॉक के तत्व को, और एफ ब्लॉक के तत्वों को ही बेटा हम लोग कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है ना बच्चा, ये ध्यान रखना। डी ब्लॉक के तत्व को क्या बोला गया था? संक्रमण तत्व बोला गया था। ठीक, अब हम लोग बातचीत करेंगे एफ ब्लॉक के तत्वों को। तो एफ ब्लॉक के तत्वों को बेटा हम लोग बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना कि एफ ब्लॉक के तत्व कहते किसको हैं? एफ ब्लॉक के तत्व कहते किसको हैं? सबसे जरूरी चीज तो ये है सॉरी, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f उपकोष में भरे जाते हैं। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर क्या कह रहा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f उपकोष में भरे जाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों की 2 श्रेणियां हैं और प्रत्येक श्रेणी में 14-14 तत्व हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब है बेटा क्या, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो यहाँ से लांथनम आपको मिलता था। ठीक, लांथनम के बाद में 14 तत्वों को, अब आपने पता लांथनम कितने नंबर पर होता था बेटा? तो तुम बोलोगे 57 नंबर पे। ठीक, उसके बाद दूसरी के नीचे बेटा एक तत्व का नाम था एक्टिनियम। ठीक, ये कितने नंबर पर था? बोला था भैया 89 नंबर पे। उसी के जस्ट नीचे से ये थोरियम निकला। ठीक, तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 2 ये श्रेणियां तैयार करनी है। ठीक है ना, इस श्रेणी को बोलते हैं लैंथेनाइड श्रेणी। ठीक, और उसके बाद इसको बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। देखो ध्यान से, कर प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी। प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी किसको बोलोगे? तो आप बोलोगे लैंथेनाइड संक्रमण श्रेणी को या लैंथेनाइड श्रेणी को। ठीक, उसके बाद में इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं 4f श्रेणी। फिर कह रहा द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी। तो द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी किसकी है? तो बोलोगे एक्टिनाइड श्रेणी को बोलते हैं या 5f श्रेणी को बोल देते हैं। ठीक, तो ऐसे याद रखना इनके तत्वों के नाम। बेटा मैंने बहुत पहले जब आपको ये शुरुआत ही करी थी चैप्टर की, तब मैंने आपको ये बताया था भैया कि कैसे कैसे आपको इन सभी तत्वों को याद करना। मैंने ट्रिक भी बताई थी। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको पूरी आवर्त सारणी अच्छी तरीके से याद होगी बच्चा, है ना। चलिए अब हम लोग फिलहाल एक बार दोबारा से इसको नाम पढ़ लेते हैं। ठीक, इसको बेटा हम लोग बोलेंगे सीरियम, ये प्रसियोडाइमियम, ये नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यटरबियम और ल्यूटीसियम। ठीक है ना बच्चा, ये ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है क्या? थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमरीसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम। ठीक, इस प्रकार की ये श्रेणियां हैं बेटा, है ना। इन सभी को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इन सभी तत्वों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है बेटा, क्योंकि अगर तत्व तैयार कर लोगे तो फिर आपको अच्छी तरीके से इनके गुण समझ में आएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग बातचीत करते हैं बेटा क्या कि लैंथेनाइड या 4f श्रेणी। ठीक, सबसे पहली श्रेणी का नाम क्या था बेटा? प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी का क्या नाम था बेटा? लैंथेनाइड श्रेणी या 4f श्रेणी। अब उसी के बारे में बातचीत कर ले। तो अगर लैंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्वों सीरियम 58 से ल्यूटीसियम 71 तक की श्रेणी को लैंथेनाइड श्रेणी या 4f श्रेणी कहते हैं। इन्हें दुर्लभ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। बच्चा ध्यान रखना, इन्हें दुर्लभ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि भैया लैंथेनम यानी 57 के बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सीरियम। क्या देखने को मिलेगा बेटा? सीरियम। ठीक, और नाम नंबर कितना होगा बेटा? तो तुम बोलोगे 58। ठीक, यानी सीरियम 58 से लास्ट यानी क्या बोलोगे? ल्यूटीसियम। ठीक, यानी कितने नंबर तक बोलोगे? 71 नंबर तक। ठीक, यहाँ तक की सीरीज को हम लोग बोलते हैं बेटा लैंथेनाइड श्रेणी या 4f श्रेणी। ठीक, ये बात आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। इन्हें दुर्लभ मृदा के नाम से भी जाना जाता है ना। बाकी अगर पूरी डिटेल में आप इन सबके नाम और सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं तो आप पहला लेक्चर देखिए जाकर के चैनल का, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल आगे देखते हैं बेटा। आगे कह रहा है कि लैंथेनाइड या 4f श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस चीज को समझने की कोशिश करना। ठीक, आपको हमने बहुत अच्छी तरीके से पहले 3D श्रेणी का पढ़ाया मैंने डी ब्लॉक में,
ठीक, उसके बाद मैंने 4D श्रेणी का पढ़ाया, फिर बच्चा मैंने आपको 5D श्रेणी का पढ़ाया, फिर आपको मैंने 6D श्रेणी का पढ़ाया। ठीक, अगर आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद हैं तो इनके बनाना बहुत आसान काम हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने क्या लिखा था बच्चा, तो सबसे पहले आपने लिखा था आर्गन 3D फिर 4s। ठीक, फिर उसके बाद आपने इसका क्या लिखा था 4D का, तो आपने लिखा था भैया क्रिप्टॉन, और फिर उसके बाद आपने लिखा था 4D, और उसके बाद में क्या हो जाएगा 5s। ठीक, इस तरीके से। फिर उसके बाद 5D की जब बारी आई थी तब आपने लिखा था बेटा जिनॉन। क्या लिखा था, जिनॉन। जिनॉन के बाद आपने लिखा था बेटा 4F, 5D और 6s। ये थी कहानी मेरा पूरी की पूरी। ठीक, और उसके बाद 6D की बात करें तो यहाँ पे रेडॉन था आपका, रेडॉन के बाद में आपने लिखा था 5F, 5F के बाद 6D, 6D के बाद 7s। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, क्या इसमें 4F नहीं दिख रहा आपको, क्या इसमें 5F नहीं दिख रहा, तो आप ध्यान रखना बेटा कि लेंथेनाइड या 4F श्रेणी जो है ना वो इसी पर चलती है बेटा, 5D के हिसाब से करते हैं। किसके हिसाब से करते हैं बेटा, 5D के हिसाब से ही करते हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो जिनॉन है, ये जो बेटा क्या है जिनॉन है, ये कितने नंबर पर आता है बेटा, 54 नंबर पर। ठीक, और उसके बाद से ही शुरू होते हैं आपके लेंथेनाइड तत्व यानी सीरियम, यानी कितने नंबर पर होता है बेटा, 58 नंबर पर। ठीक, और उसके बाद ल्यूटीशियम आपको कितना देखने को मिलेगा बेटा, 71 नंबर पर। ठीक, तो ये है वो कहानी कि जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने हैं तो मैंने पीछे जो आपको बताए थे उन्हीं में से ही शुरू करते हैं कहानी को। ठीक है, और देखते हैं कैसे क्या सीखना है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 4F श्रेणी में गैडोलीनियम तथा ल्यूटीशियम के N-1D उपकोष में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। बोले ये क्या बला बोल दी भैया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम लोग कॉमन चीज सीखते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले हमने कहा बेटा हमारे पास में जो लेंथेनाइड सीरीज है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, मैंने कहा 4F श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है बेटा, है ना। तो 4F श्रेणी के लिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, जिनॉन लिखेंगे। जिनॉन के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर 4F के बाद आप क्या लिखेंगे बेटा 5D, 5D के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर 6s। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो बेटा कि हम लोग अगर सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो वो कितने नंबर पर आएगा बेटा, 58 नंबर पर। ठीक, अगर 58 नंबर की बातचीत करें तो बेटा ये तुम देख लो ध्यान से, ये कितने नंबर पर हो गया, 54। ठीक, और 2 तुमने इसमें भर दिए तो कितना हो गया बेटा, 56। कितना हो गया, 56। ठीक, और तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना है क्या, ये अगर अब ध्यान से देखोगे क्या कह रहा है, गैडोलीनियम तथा ल्यूटीशियम के N-1D उपकोष में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यानी N-1 के D में कितना है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें तुम्हें कितना भर देना है, 0 भर देना। बात समझ में आ रही है ना। ठीक, अभी मैं इसका पूरा डिटेल में सिखाऊंगा। तो यहाँ पर अब F में आप कितने भर दो आकर के 2, तो आपके कितने हो गए, जोड़ो जरा ध्यान से, 54, 2 56 और 2 58। ठीक बेटा, इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आना चाहिए। ठीक, अगर आपको कुछ भी नहीं याद रखना, केवल इतना तो कम से कम बेटा याद रख ही सकते हो ना कि 4F श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें किससे करना है, तुम बोलोगे भैया जिनॉन से। जिनॉन के बाद हम क्या लिखेंगे भैया 4F लिखेंगे, 4F के बाद लिखेंगे भैया 5D, और 5D के बाद लिखेंगे 6s। इतना तो याद कर ही सकते हो ना। फिर अभी हम आगे आपको सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे आपको चीजें बनानी है। ठीक है ना, फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी तरीके से इसको नोट्स में नोट कर लो। चले बच्चा, ठीक है आगे। अब आगे देखिए बेटा, ठीक है ना, इस चार्ट में आपको समझना है, इस चार्ट में आपको समझना है। ठीक, अभी आपने एक लाइन पढ़ी थी ऊपर क्या कि गैडोलीनियम में और ल्यूटीशियम में। ठीक, आपने देखा था कि गैडोलीशियम और ल्यूटीशियम में आपने पढ़ा क्या कि भैया इसके N-1D उपकोष में हमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। ठीक, यही तो आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन। तो मैंने कहा भैया यही लिखना भी है, तुम्हें यही पढ़ा है और यही लिखना भी है। तो सबसे पहले हमने कहा चलो इस बार सीरियम का करके देखते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है कि सीरियम का करो पहले तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा, जिनॉन, फिर क्या लिखोगे बच्चा 4F, फिर क्या लिखोगे 5D, और फिर क्या लिखेंगे बेटा 6s। ठीक, ऐसे। अब तुम्हें पता अच्छी तरीके से बेटा ये कितने नंबर पे, 54, 2 इसमें भर दो कितना हो जाएगा 56, और 2 इसमें भर दो कितना हो जाएगा 58, इसमें कितना रहेगा बेटा 0 रहेगा। ये बात कंफर्म है कि नहीं है, बोले भैया हाँ एकदम से तय है। अब एक बात और सुनना बेटा ध्यान से, अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना, फिर हम लोग और आगे की तरफ बातचीत करेंगे। फिलहाल ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, बोले हाँ भैया हो गई। ठीक, उसके बाद आगे देखो बेटा, कह रहा है 59 का करना है ना, तो 59 का करोगे तो क्या करोगे, तो सबसे पहले तो आपको क्या लिख लेना है बेटा, जिनॉन। जिनॉन के बाद आप लिखेंगे 4F, 4F के बाद लिखेंगे आप 5D, 5D के बाद आप लिखेंगे 6s। ठीक, अब फिर से वही पुरानी कहानी को, या एस में कितने भर दो 2, तो 54 और 2 56। अब हमें करना कितने का, 59 का, तो एफ में कितना भर दो 3, डी में कितना हो जाएगा 0। बोले भैया ये क्या है, बोले हाँ यही है। आपको हर बार याद रखना जो N-1D उपकोष है इसमें हमेशा कितने भरने हैं, 0 0 भरने।
ठीक। हाँ, लेकिन जो एक बचे कौन सा बेटा, ये गैडोलिनियम वाला और ये ल्यूटीशियम वाला, इनके NS में कितना भरना है, सॉरी N-1 डी में कितना भरना, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरीके से आप आगे गिनती बढ़ाते चले जाओगे कि नीचे जाओगे, डी में हमेशा 0, S में हमेशा 2, F की बात कर रहे हैं तो F में ऐसे गिनती बढ़ाते चले जाना, जितने भी एक्स्ट्रा करते जाना F में भरते जाना, बात खत्म। अब जैसे मैंने कहा बेटा गैडोलिनियम में करके देखते हैं, तो तुम सबसे पहले तो यहाँ पर बेटा क्या लिखोगे, जिनोन, ठीक है ना। फिर जिनोन के बाद में क्या लिखोगे बेटा, 4F, 4F के बाद लिखोगे बेटा 5D, और 5D के बाद में लिखोगे 6S। ठीक, अब हमने कहा तुमसे जरा ध्यान से देखना कि S में कितने भर देना, तुमने 2 भर दिए, ठीक, तो कितना हो जाएगा बेटा, 54 और 2 56, ठीक। अब D में बेटा कितना भरना, 1 भरना, तो 56 और 1 कितना हो गया, 57। अब हमें करना कितने का है बेटा, 64 का करना, कितने का करना है, 64 का करना, ठीक। तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बचे वो कितने बचे बेटा, 7, तो तुम यहाँ पर कितने भर देना, 7 भर देना। हमेशा डी में बेटा 0 0 0 0 भरना है, बस इसमें कितना कर देना, 1, और यही काम बेटा किसमें कर लेना, ल्यूटीशियम में, इसमें भी कितना कर देना, 1 भर देना। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बेटा, ठीक है। इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो सब कुछ आसानी से सीख जाओगे, ठीक है ना। फटाफट से बेटा ऐसे ही आपको घर में बनाना, जाकर के स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे की बातचीत कर लेते हैं। अब देखो बेटा आगे, अब आगे जो है ना आपसे कह रहा है क्या, लैंथेनाइडों के सामान्य अभिलक्षण। बेटा जो लैंथेनाइड तुमने पढ़े उनके सामान्य अभिलक्षण क्या है, जरा ये ध्यान से देखो। कह रहा ये सभी सिल्वर के जैसी सफेद एवं नरम धातुएं हैं। ध्यान है, जैसे चांदी बेटा क्या होती है, सफेद होती है, ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये है, ठीक। और कैसी है बेटा, नरम धातु है। मतलब ये नरम धातु का मतलब ये है कि ज्यादा मुलायम भी नहीं है ना, लेकिन इतनी कठोर भी जैसे लोहा होता है, ठीक, ये उतनी कठोर नहीं है। मतलब संक्रमण तत्वों की तरीके से ये बहुत कठोर धातुएं नहीं है। ये चांदी के समान कैसी है बेटा, मुलायम धातु है। लेकिन इनके अंदर एक गुण है क्या, कि जो वायु में अपनी क्या कर देती है, चमक खोती। जैसे आप लोगों ने देखा होगा चांदी को, अगर लड़कियां सब ये बहुत अच्छे तरीके से जानती होंगी कि भैया अगर चांदी की कोई भी सामान आप लेकर के आए घर में, ठीक, तो उसको यूज करने के कुछ समय के बाद आप देखोगे कि वो धीरे धीरे क्या करने पड़ने लगती है बेटा, काली पड़ने लग जाती है, ठीक। और फिर उसके बाद जाकर के आप उसी सुनार के यहाँ पर दोबारा से सफाई करवाते हैं, जाकर के बोलते हैं कि चलो इसकी सफाई करवा लेते हैं चल करके, ठीक है ना। तो वो बेटा क्या होता है कि वायु के संपर्क में आते ही वो क्या होने लगती है, संचारित होने लगती है, जिससे वो धीरे धीरे क्या पड़ने लग जाती है बेटा, काली पड़ने लग जाती है, ठीक। लेकिन और ध्यान दो, किंतु परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनकी कठोरता में बेटा क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब ये पहले तो शुरुआत की जो धातुएं हैं, जैसे मैंने कहा आपसे कि सीरियम से बातचीत करूं मैं, ठीक है ना, सीरियम की बातचीत करूं, प्रेसियोडामियम की बातचीत करूं, नियोडामियम की बातचीत करूं, ठीक, ऐसे ये तो मुलायम धातुएं हैं। लेकिन बेटा लास्ट तक यानी ल्यूटीशियम तक जाते जाते जैसे जैसे इनके परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बेटा इनकी कठोरता भी बढ़ती चली जाती है। देखो ध्यान से, इनकी कठोरता में बेटा क्या होती है, वृद्धि होती है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। फिलहाल और क्या गुण इनके अंदर है, तो कह रहा ये विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं बेटा, सुचालक होते हैं। मतलब जिस प्रकार से आप संक्रमण तत्व यानी कॉपर में आसानी से आप बेटा विद्युत यानी करंट का प्रवाह करा सकते हो, या ऊष्मा यानी उसे तुम गर्म कर सकते हो, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखो कि इन सभी तत्वों यानी लैंथेनाइड तत्वों को भी आप आसानी से ऊष्मा प्रवाह करा सकते हैं और आसानी से उसको गर्म कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा इनके गलनांक, यानी कि आपने पीछे पढ़ा था गलनांक के बारे में, जब हमने आपको डी ब्लॉक के तत्व पढ़ाए थे, तो गलनांक में आपने देखा था कि जितना ज्यादा मजबूत बॉन्डिंग होगी उनके गलनांक उतने ही ज्यादा, ठीक है ना, उनका गलनांक उतना ही ज्यादा होगा। तो इसमें भी वही सेम काम है बेटा, ठीक। देखो जरा ध्यान से, कह रहा है इनके गलनांक 1000 केल्विन से 1200 केल्विन के परास में होते हैं। मतलब इनके जो गलनांक हैं वो सभी के, चाहे वो सीरियम हो चाहे ल्यूटीशियम हो, ठीक, इन सभी के गलनांक 1000 केल्विन से 1200 केल्विन के बीच में ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक है बेटा जो अपवाद के स्वरूप है, नाम है समैरियम। क्या नाम है बेटा, समैरियम नाम है, ठीक, ये बात ध्यान रखना। और इसका गलनांक बेटा अचानक से कितना बढ़ गया है, 223 केल्विन होता है, ठीक है ना। ये एक अपवाद के रूप में आपको याद करना है। आपसे पूछ देगा कि लैंथेनाइड तत्वों में सबसे अधिक गलनांक किसका है, तो आप जवाब देंगे भैया समैरियम का है। कितना है, 223 केल्विन के आसपास का है, ठीक है ना बच्चा, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद कह रहा है इनके घनत्व बहुत उच्च होते हैं। इनके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में बातचीत करी थी घनत्व को लेकर के, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे भैया, इनके घनत्व बहुत उच्च होते हैं, ठीक। फिर कह रहा अधिकतर लैंथेनाइड आयन अनुचुंबकीय होते हैं। अधिकतर लैंथेनाइड आयन अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनके F उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बच्चा क्या उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और ये बात मैंने आपको पढ़ाई भी है क्या, कि अगर आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो दो बातें होती हैं बेटा, ठीक। पहला तो ये क्या होता है, रंगीन होता है,
और दूसरा बेटा क्या होता है, तुम बोलोगे भैया ये अनुचुंबकीय होता है। क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। तो वही लिखा है कि अनुचुंबकीय गुण व्यक्त करते हैं क्योंकि इनके एफ कोष में क्या देखने को मिलते हैं, हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। ठीक, जैसे अभी अगर मैं पीछे चलूं, थोड़ा सा ध्यान दो इसमें, क्या कि बेटा अगर आप यहाँ पर देखो कितने आपको दिख रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, और हमने आपको पढ़ाया है बेटा क्या कि एफ के लिए आपको कितने कक्षक बनाने पड़ते हैं, 7 बनाने पड़ते हैं। एफ के लिए कितने कक्षक बेटा, 7 कक्षक बनाने पड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6, एक और बना लो, 7 टोटल कक्षक बनाने होते हैं। अब 7 में इलेक्ट्रॉन भर दो, तो तुमने देखा भैया क्या, 1 2 3 4 5 6 7, और ये सातों के सातों इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे हैं, सिंगल सिंगल हैं। सिंगल सिंगल होने का मतलब ही यही होता है बेटा क्या कि वो अयुग्मित है। कैसा है, अयुग्मित है। ठीक, तो एक बात आप अच्छे तरीके से जान लीजिए बेटा ना कि अयुग्मित हैं, और जहां जहां बेटा ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब के सब कैसे होंगे, अनुचुंबकीय होंगे। ठीक, ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना है ना बेटा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोले हाँ भैया ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ठीक, आगे चलते हैं अपन लोग। तो ये इतनी सी चीजों को ध्यान रखेंगे। अब आगे देखो क्या कह रहा है बेटा, परमाणुवीय एवं आयनिक त्रिज्याएं। ठीक है, अब यहीं पर आपको लेंथेनाइड संकुचन भी देखने को मिलेगा। तो कह रहा है लेंथेनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ते हैं उनकी परमाणुवीय त्रिज्याएं एवं आयनिक त्रिज्याएं क्रमशः कम होती जाती हैं। अगर मैं बेटा आपको सिखाऊं थोड़ा सा, तो अगर आप यहाँ पर सीरियम से लेकर के कहाँ तक चलेंगे बेटा, ल्यूटीशियम तक चलेंगे, तब आप देखेंगे, या सीरियम 3+ से लेकर के आप कहाँ तक, ल्यूटीशियम 3+ तक चलेंगे, तो आप एक चीज कॉमन देखेंगे, वो ये कि भैया इसके 4f में इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ती है, 5d, और इधर मैं क्या लिख दूं बेटा, 6s। एस में तो परमानेंट कितने होते हैं, 2, और डी में परमानेंट कितने होते हैं बेटा, 0। अब एफ में तुम्हारे में पहले कितने थे, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे धीरे 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 बेटा क्या होता है, एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंदर बैठा हुआ नाभिक जो है ना, ये क्या करता है, अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। जैसे मान लो ये एस वाली कक्षा हो गई, ये पी वाली कक्षा हो गई, ये डी, और इसमें कोई मान लो एफ वाला है। ठीक, तो अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे उतना ही ज्यादा बेटा इसका क्या बढ़ेगा, नाभिक का आवेश बढ़ेगा। बेटा क्या बढ़ेगा, नाभिक का आवेश बढ़ेगा, और जितना ज्यादा नाभिक का आवेश बढ़ेगा उतना ही बेटा ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। ठीक, और मैंने पढ़ाया आपको क्या कि इन तीनों का तो रक्षण प्रभाव जो है ना बेटा, रक्षण प्रभाव जो है, रक्षक प्रभाव जो है ना, वो बहुत बेहतर है। इन तीनों का रक्षण प्रभाव जो है ना बेटा, वो बहुत बेहतर है। लेकिन इसका जो रक्षण प्रभाव है वो एकदम घटिया क्वालिटी का है कि इसकी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये उसकी बिल्कुल भी रक्षा नहीं कर सकता है। अब रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो भर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नाभिक में बेटा प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ेगी, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से इसका आवेश जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा। जब जब इसका आवेश बढ़ेगा तब तब वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जब आकर्षित करेगा तो इसका जो कक्षा है वो वहां ना बन करके इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं चक्कर लगाएगा करके। इसलिए लगातार बेटा ध्यान रखना क्या होती है इनकी कक्षाएं, चाहे वो आयनिक त्रिज्याएं हो और चाहे वो इनकी परमाणुवीय त्रिज्याएं हो, सब की सब लगातार क्या होती जाती है बेटा, घटती चली जाती है। ठीक, इस तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, आपको ये बात पल्ले पड़ गई होगी, है ना। तो ये अच्छी तरीके से याद रख लेना, ठीक है ना। चलें अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे की कहानी को। देखो भाई, ठीक, अब क्या कह रहा है, गलनांक तथा क्वथनांक। अभी पीछे पढ़कर क्या है, बिल्कुल सेम वही लिखा हुआ है। क्या कह रहा है बेटा कि इन तत्वों के गलनांक 1000 केल्विन से 1200 केल्विन के मध्य में होते हैं। अभी पीछे पढ़ा था आपने, इसी परास को ही तो पढ़ा था भैया। बोला क्या गया था आपसे कि 1000 केल्विन से 1200 केल्विन के परास में क्या होते हैं इनके, ठीक है ना, गलनांक होते हैं। किंतु समेरियम, अब समेरियम को छोड़ करके, इसको छोड़ करके बेटा, समेरियम को छोड़ करके इसका कितना था, तुमने बोला भैया 1623 केल्विन। अभी पीछे पढ़ करके आए होता है। लैंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक के साथ साथ इनके गलनांक भी बेटा क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो दो नाम लिखे हुए हैं, कह रहा क्या, यूरोपियम तथा यटरबियम के गलनांक तथा क्वथनांक दुर्लभ धात्विक आबंध के कारण कम होते हैं। ठीक, अब इनमें से आपसे पूछ देगा कि ये सबसे कम गलनांक किनके हैं, तो ये दो नाम याद कर लो, एक नाम यूरोपियम और एक नाम यटरबियम। आपसे पूछेगा लैंथेनाइड तत्वों में सबसे ज्यादा गलनांक किसका है, जवाब आएगा भैया समेरियम का है। सबसे गलनांक कम किसका है, जवाब आएगा भैया यूरोपियम या यटरबियम का है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि इनके अंदर धात्विक आबंध जो है ना वो थोड़े दुर्बल बनते हैं। दुर्बल का मतलब होता है बेटा कमजोर, यानी इनके अंदर जो ना है वो कमजोर धात्विक आबंध बनते हैं। ठीक, और बॉन्ड जितना कमजोर होगा उनको तोड़ना उतना ही आसान होगा, मतलब उनको कम टेम्परेचर पर गर्म करके भी उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कराया जा सकता है ना बेटा। ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे की कहानी को देखो बेटा, सब कुछ आसान है और ध्यान से समझना है आपको। कह रहा है ऑक्सीकरण अवस्थाएं,
ठीक है ना बच्चा, क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। लैंथेनाइड तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था बेटा ध्यान रखना कितनी होती है, +3 होती। यानी कहने का मतलब साफ है कि बेटा ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था यानी +3 भी करते हैं, +4 भी करते हैं ना, ऐसे अलग अलग 2 या 2 से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो बेटा कितनी है, +3 है। मतलब जो सभी तत्व प्रदर्शित करते हैं वो कितनी है, +3 है। कुछ तत्व +2 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। 2 भी प्रदर्शित करेंगे, 3 भी करेंगे, कुछ तो 4 भी कर लेते हैं, कुछ तो 5 भी कर लेते हैं ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को लेकर के। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बेटा, ठीक है ना। आगे बातचीत कर लेते हैं। कभी कभी देखो ऐसे पूछ देता है क्या कि लैंथेनाइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। तुम्हारा जवाब होना चाहिए भैया +3 होती, बस बात खत्म। ठीक है ना, इतना तैयार करना आपको। कह रहा लैंथेनाइड संकुचन, तो कह रहा लैंथेनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, ध्यान समझना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% मान लो कि बेटा ये आपके एग्जाम में दिखने वाला है, ये बात मान लो। ठीक है ना, हर बार पूछा जाता है, हर बार आएगा और इस बार भी आएगा बेटा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो कह रहा है कि लैंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, लैंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ यानी 58 से 71 तक परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ लांथनम से ल्यूटीशियम तक परमाणु त्रिज्याएं, अभी फिलहाल ये क्या है, एक परमाणु है। और ठीक उसके बाद लांथनम 3+, लांथनम 3+ यानी या तो तुम सीरियम 3+ लिख दो, तो सीरियम 3+ से ल्यूटीशियम 3+ तक इनकी आयनिक त्रिज्याएं घटती हैं। ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। अब इसमें से ये जो श्रेणी निकली है वो कहां से निकली है बेटा, लांथनम से निकली है। ठीक, इसलिए इसमें लांथनम बोल दिया गया है। लांथनम कितने नंबर पर होता है, तुम बोलो भैया 57 नंबर पर होता है। लांथनम कितने नंबर पर होगा, तुमने जवाब दिया भैया ये तो 57 नंबर पर होता है। ठीक, उसके बाद अगर यहीं पे मैं देखूंगा तो इधर पे क्या हो जाएगा, लांथनम 3+ हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है बेटा ना। तो ऐसे ध्यान करके रखना। तो अगर 3+ तक आयनिक त्रिज्याएं घटती हैं जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक, लांथनम से ल्यूटीशियम तक परमाणु त्रिज्याएं, लांथनम 3+ से ल्यूटीशियम 3+ तक आयनिक त्रिज्याएं घटती हैं जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब भैया लैंथेनाइड संकुचन का कारण क्या है ये भी तो समझा दो। तो अगर लैंथेनाइडों में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन, बेटा सबको पता अच्छी तरीके से, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो क्या लिखते हो बेटा, 4f करते हो, 5d करते हो, फिर 6s करते हो। तो अब जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पहले तो इसमें कितने भर देते हो, s। तो अब इसके बाद जो लैंथेनाइडों में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन है वो 52 कोष में ना जाकर, यानी देखो ध्यान से, इस 6s के बाद में 52 कोष बेटा क्या है, 5d है, क्या इसमें जाता है क्या, बोले नहीं भैया इसमें तो 0 भरना पड़ता है। तो कह रहा है ना 52 कोष में ना जाकर n-2f कोष में भरता है। ठीक, ये वाली जो कक्षा है इसको क्या बोलते हैं बेटा, ns। ये वाली कक्षा जो है वो है n-1d, और ये वाली जो कक्षा उसको बोलते हैं मेरा n-2f। तो तुम ध्यान से देखो बेटा, ns में भरने के बाद 52 कोष यानी 5d यानी n-1d में न जाकर 4f यानी n-2f कोष में भरा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो क्या कर रहा है, n कोष में प्रवेश करता है तथा f का परिरक्षण प्रभाव, और सबको पता है बेटा क्या कि ये नाभिक हो गया, ये s, ये p, ये d और ये f। बोले भैया ये s है, ये p है, ये d है, ये f है। और इन तीनों की तुलना में f का जो परिरक्षण प्रभाव है, f का जो क्या बेटा परिरक्षण प्रभाव है, ठीक है ना, वो बहुत ही बेटा क्या है, कमजोर है। परिरक्षण प्रभाव बेटा क्या है, बहुत ही कमजोर है। देखो ध्यान से क्या कर रहा है, एफ का परिरक्षण प्रभाव एसपीडी की तुलना में बहुत कम होता है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। जिससे पावर किसकी बढ़ जाती है बेटा, नाभिक की आवेश, ठीक है, पावर बढ़ जाती है। अब अगर नाभिक की पावर बढ़ेगी तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो वो आसानी से बेटा 52 कोष के इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अगर खींच लेगा तो ध्यान रखना बेटा, उनकी जो त्रिज्याएं हैं या उसकी जो आयनिक त्रिज्याएं हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगी, घटने लगेंगी। और इसे ही बेटा हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड संकुचन। संकुचन का मतलब होता है चिपकना, छोटा हो जाना। ठीक, तो ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे बेटा। 3 नंबर का क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लो, लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं। आगे चलते हैं। अब कह रहा एक्टिनाइड या 5f श्रेणी बेटा, ठीक है ना। तो लैंथेनाइड श्रेणी का काम एकदम से यहीं पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं क्या एक्टिनाइड्स या 5f श्रेणी।
तो आपको पता है कि एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्व, यानी एक्टिनियम कितने नंबर पर होता है, तो तुम बोलोगे भैया 89 नंबर पर। तो एक्टिनियम 89 के बाद आने वाले 14 तत्व, 14 तत्व कौन से, तो तुम बोलोगे भैया थोरियम। अब ये कितने नंबर पर हो जाएगा, 90 नंबर पर। थोरियम से कहां पर, लॉरेंशियम यानी Lr यानी लॉरेंशियम कितने नंबर पर तक, तो तुम बोलोगे 103 नंबर तक की श्रेणी को एक्टिनाइड श्रेणी या 5f श्रेणी कहते हैं। थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक की जो श्रेणी है उसे क्या कहते हैं, एक्टिनाइड या 5f श्रेणी कहते हैं। इनमें यूरेनियम 92 के बाद, अब ध्यान रखना बेटा, इन्हीं में बीच में तुम्हें क्या मिलेगा, यूरेनियम मिलेगा, ठीक। थोरियम के बाद में क्या आता है बेटा, तुम बोलोगे प्रोटो एक्टिनियम। क्या बोलोगे बेटा, प्रोटो एक्टिनियम। प्रोटो एक्टिनियम के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, यूरेनियम, ठीक। अब इस यूरेनियम यानी कि 92 के बाद, ठीक है ना, कृत्रिम तत्व के तत्व कृत्रिम तथा अस्थायी है, मतलब इनके बाद यानी यूरेनियम यानी 92 के बाद में जितने भी तत्व बनाए गए हैं वो सब कैसे हैं, कृत्रिम है, यानी इंसान ने, मानव ने कहां पर, प्रयोगशाला में बनाए हैं, ठीक। ये बात ध्यान रखना। कह रहा जो यूरेनियम से कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए हैं, जो यूरेनियम से कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए मतलब प्रयोगशाला में बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें परायूरेनिक तत्व भी कहते हैं, ठीक। अब आपसे पूछ लेता है, क्वेश्चन बन जाता है एक नंबर का, क्या कि भैया परायूरेनिक तत्व किसे कहते हैं, तो आपको यूरेनियम के बाद वाले तत्वों के नाम याद रखना। यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व हैं वो सब क्या कहलाएंगे, परायूरेनिक तत्व कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इनको प्रयोगशाला में इंसानों ने बनाया, मानव ने बनाया है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। आगे की कहानी को समझते हैं बेटा। अब आगे देख लो आप, अब कह रहा है आपसे क्या, एक्टिनाइड श्रेणी या 5f श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। अभी तक आप लोगों को एक बात याद रखना है, जो आपने 6d श्रेणी पढ़ी थी उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था भैया रेडॉन, फिर आपने पढ़ा था 5f, क्या पढ़ा था बेटा, 5f, 5f के बाद आपने पढ़ा था 6d, 6d के बाद आपने पढ़ा था बेटा 7s, ठीक। ये किसका था, 6d का था। अब 6d श्रेणी का ये था संक्रमण श्रेणी में। अब आंतरिक संक्रमण श्रेणी यानी एक्टिनाइड श्रेणी या 5f श्रेणी की बातचीत करें तो सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम्हें किसके लिए लिखना है बेटा, 5f श्रेणी के लिए लिखना है। तो 5f श्रेणी के लिए लिखोगे तो तुम्हें सबसे पहले तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा, रेडॉन लिखना पड़ेगा। रेडॉन के बाद में तुरंत यहाँ पर क्या लिख देना बेटा, 5f लिख देना। 5f लिखने के बाद तुम तुरंत यहाँ पर क्या लिख देना बेटा, 6d लिख देना। 6d लिखने के बाद तुरंत यहाँ पर क्या लिख देना बेटा, 7s लिख देना, ठीक। अब हमने कहा चलो पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। तो थोरियम बेटा कितने नंबर पर आता, तुमने बोला भैया 90 नंबर पर, ठीक। तो ये जो है ना आपका रेडॉन वो कितने पर होगा, 86। तो 86 दो इसमें भर देना, कितना हो जाएगा, 88। ये बेटा एक अपवाद की श्रेणी में आता है, किसकी श्रेणी में, अपवाद की श्रेणी में। अगर अपवाद की श्रेणी में आता तब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसके डी में ही हमें 2 भर देने, एफ में कितना बचेगा, 0। जरा जोड़ के देखो, 86 2 88, 88 और 2 90। वैसे तो आपको डी में हमेशा कितने कितने देखने को मिले बेटा, 0 0 देखने को मिले। 2 केस पीछे तुमने पढ़े थे बेटा, गैडोलिनियम का और ल्यूटीशियम का, जिसमें आपने देखा था कि डी में कितना भरने को मिला था बेटा, 1 1 भरने को मिला था, ठीक। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग केस है कि भैया थोरियम एक क्या है बेटा, अपवाद की श्रेणी का तत्व है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके 6d में ही कितने इलेक्ट्रॉन भर देने हैं, दो। अगर 2 उसमें भर दिए तो इसमें कितना बचेगा, 0 बचेगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बेटा, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। आगे चलते हैं, आगे देखो आप ध्यान से कि भैया परमाणु, अब ये एक्टिनाइड श्रेणी या 5f श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बेटा आपको ध्यान देना है यहाँ पर क्या कि इसमें डबल स्टार बना लो, थोरियम में, ठीक। प्रोटो एक्टिनियम में सिंगल स्टार बना लो, यूरेनियम में सिंगल स्टार बना लो, नेपच्यूनियम में सिंगल स्टार बना लो, ठीक। उसके बाद आप ध्यान रखना यहाँ पे क्यूरियम में सिंगल स्टार बना लो, ठीक। और उसके बाद लॉरेशियम में सिंगल स्टार बना लो। बोले इसकी क्या मतलब है भैया, आपने बना तो दिया, अब हमें बता भी तो दो कि क्या मतलब है ना। मतलब सिर्फ इतना है बेटा कि जहां जहां डबल स्टार बना है, जहां जहां डबल स्टार बना वहां पर डी में कितने भर देने हैं बेटा, 2 भर देने हैं। जहां जहां डबल स्टार बना है वहां पर डी में कितने भर देने हैं बेटा, 2 भर देने हैं। और जहां जहां बेटा सिंगल स्टार बना है वहां पर डी में कितना भर देना है, 1 भर देना है, ठीक। उसके बाद जो बचे इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब एफ में ले आना है। इतनी बात कंफर्म हो गई। बोले भैया समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया, एक बार आप करके बता दो तो कहानी बन जाए। अभी मैंने आपको थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया कि नहीं बताया, बोले हाँ भैया। सबसे पहले आप लिख दीजिए रेडॉन, और रेडॉन के बाद क्या लिखेंगे, 5f,
5F के बाद लिखेंगे 6D, 6D के बाद लिखेंगे 7S। ये है पूरी कहानी, ठीक। तो सबसे पहले आपको बोला गया ना, ये तो 86 हो गया और इधर पे कितना कर देना 2, 88 और इसमें डी में कितने भर देना 2, तो इसके तो 90 हो गए, यानी एफ में कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक। उसके बाद मैंने कहा बेटा 91 का करके दिखाओ। तब तुम क्या करोगे बेटा, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रेडॉन लिखना पड़ेगा। रेडॉन के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर 5F, 5F के बाद 6D, 6D के बाद 7S, ठीक। अब खुद से भरो बेटा, 86 और 2 कितना हो गया 88 और 1 इधर भरना है तो कितना हो जाएगा 89। देखो सिंगल स्टार बनाया बेटा मैंने ना, तो 1 भर देना। अब 89 हो गया। अब 89 के बाद में कितने बचे आपके पास में, और 3 बचे ना, तभी तक 91 करोगे ना, तो इसमें तुम कितने भर देना बेटा 3 भर देना करके। जरा बताओ यहाँ तक कोई समस्या किसी को, ठीक। इसी तरीके से बेटा सब में आगे की तरफ बढ़ते चले जाना, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पल्ले पड़ जाएंगे बेटा, है ना। एफ में ही बढ़ते जाना, जहां जहां मैंने सिंगल सिंगल स्टार बना दिया वहां वहां डी में तुम कितना बढ़ते जाना, एक एक बढ़ते जाना, ठीक। बाकी सब में आप ध्यान रखना कि भैया हमें कितना कितना करना है। बाकी सब में डी में 0 0 भर देने और एफ में तुम्हारे गिनती बढ़ाते जाना। एस में हमेशा कितने रहेंगे, बोले 2 रहेंगे। इतनी बात कंफर्म कर लो, बात खत्म, ठीक। चले आगे देख लेते हैं बेटा, ठीक। अब आगे देखो ध्यान से आप, तो कह रहा है बेटा एक्टिनाइड तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो एक्टिनाइड तत्वों में सभी तत्व, अब इसमें भी ध्यान से देखो बेटा, जो एक्टिनाइड तत्व है वो कितनी +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। आपका जो क्वेश्चन बनेगा कि भैया लैंथेनाइड तत्वों की तरीके से एक्टिनाइड तत्वों की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है उनका जवाब बता दो हमें। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक। इसका जवाब हमें क्या कर दो, बता दो, ठीक। तो आप ध्यान रखना बेटा, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रख लो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब आगे देखो तो कह रहा लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों में समानताएं क्या क्या है। लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों में समानताएं क्या क्या है, तो आप बोलोगे भैया दोनों श्रेणी के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, और ये सबको पता है अच्छी तरीके से। सब में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे हो तुम बेटा, एफ उपकोष में ही तो भरे हो, है ना। वही चीज है, कह रहा दोनों श्रेणी के तत्व एक समान सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। अच्छा ये ध्यान देखो, हमने भी पढ़ा ना आपको, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो है बेटा वो कितनी कितनी है, +3 है। थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके हो ना। उसके बाद देखते हैं बच्चा क्या, कि दोनों श्रेणी के तत्व धन विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अच्छा सबको पता अच्छे तरीके से, हमने जो पहला सीरियम पढ़ा वो भी कितना हुआ, +3 ऑक्सीकरण अवस्था। इसमें जो आपने थोरियम पढ़ा उसमें भी कितनी है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक। तो जो बेटा धन विद्युतीय गुण का मतलब ही होता है ना, इलेक्ट्रॉन को दान करके प्लस का चार्ज लेना, बात समझो ना, उसको बोलते हैं। उसके बाद कह रहा दोनों श्रेणी के तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु व उसकी जो आयनिक त्रिज्याएं हैं बेटा वो सब की सब क्या होती हैं, घटती हैं। ये बात भी कंफर्म कर लो, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना, ये इनमें क्या होगी बेटा, समानताएं होंगी, ठीक। अब कह रहा कुछ असमानताएं भी बता दो हमको, ठीक है ना। लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड तत्वों में कुछ असमानताएं भी देख लो। तो कह रहा है अब ये देखो, पूछ देता है कि लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों में अंतर लिखो। अंतर लिखने का मतलब यही असमानताएं बता देनी है ना बेटा। चलिए देखते हैं कैसे। तो कह रहा प्रोमीथियम को छोड़कर अन्य सभी तत्व, प्रोमीथियम को छोड़कर अन्य सभी तत्व लैंथेनाइड, अन्य सभी लैंथेनाइड तत्व नॉन रेडियो एक्टिव तत्व हैं। बेटा क्या बोलोगे, नॉन रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जबकि सभी एक्टिनाइड तत्व रेडियो एक्टिव तत्व हैं। जबकि सभी एक्टिनाइड तत्व, ध्यान रखना, प्रोमीथियम को छोड़कर अन्य सभी तत्व क्या है बेटा, नॉन रेडियो एक्टिव है। जबकि जो तुम्हारे एक्टिनाइड तत्व हैं वो सारे के सारे एक्टिनाइड तत्व जो हैं वो क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। फिर कह रहा है लैंथेनाइड तत्व +3 सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ +2 तथा +4 भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, +2 तथा +4 भी दिखाते हैं, जबकि ठीक प्रदर्शित करते हैं। जबकि एक्टिनाइड तत्व सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 के साथ साथ बेटा 2 भी दिखाते, 4 भी दिखाते, 5 भी दिखाते, 6 भी दिखाते, 7 भी दिखाते। समझ में आ रहा है, मतलब जो लैंथेनाइड तत्व हैं वो 3 दिखाते हैं और कुछ लोग 2 या 4 दिखाएंगे। बाकी के जो है ना एक्टिनाइड तत्व वो +3 तो सब में दिखाई जाएंगे ना, उसके अलावा बेटा ये लोग 2, 4, 5, 6 और 7 भी दिखाते हैं। इस तरीके ध्यान रखना। फिर कह रहा लैंथेनाइड तत्वों के यौगिक कम क्षारीय होते हैं। लैंथेनाइड तत्वों के यौगिक जो है ना वो कम क्षारीय होते हैं, जबकि एक्टिनाइड तत्वों के जो यौगिक है बेटा ना वो अधिक क्षारीय होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा, अधिक क्षारीय होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। फिर कह रहा 4F उपकोष की आयनन एंथैल्पी
अधिक होती है। 4F उपकोष की आयरन एंथैल्पी अधिक होती है, जबकि 5F उपकोष की आयरन एंथैल्पी कम होती जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे तो कहानी समझ में आती है। ठीक, ये चैप्टर बेटा अब यहाँ से पूर्ण रूप से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है ना बेटा, एफ ब्लॉक के तत्व ये पूरा का पूरा आज से खत्म है। ठीक है ना, तो जो आपका चौथा चैप्टर है आज से 100% कंप्लीट होता है। ठीक, अब हम लोग बातचीत करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में अगले चैप्टर यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक उप संयोजन यौगिकों के बारे में। ठीक है ना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो बिल्कुल आना ना भूलें। ठीक है ना, और अगर चैनल पर बेटा पहली बार आप लोग आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपकी तैयारी मैं बहुत अच्छे तरीके से करा सकूं। ठीक है ना बच्चा, तो आज के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।